गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोगों ने 1791 में जब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हो गई थी और नया संविधान स्थापित हो गया था, उसके उसके बाद की घटनाओं को हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले हम डिटेल में मानव के नैसर्गिक अधिकारों की बात कर चुके हैं, पूर्व की घटनाओं के बारे में बात कर चुके हैं, बास्तील की घटना के बारे में बात कर चुके हैं। अब आगे की घटनाएं कि जब 1791 में जब नया संविधान लागू हो गया, उसके बाद की तनाव में उसके बाद की क्या स्थिति रही, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को पहले ये जान लेना है कि जो फ्रांस में जो घटनाक्रम चल रहा था इतने दिनों से 1789 से लेकर के 1791 तक कि पहले कुलीन वर्ग के अधिकारों को छीन लिया गया, राजा के अधिकारों को भी सीमित कर दिया गया और संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना कर दी गई, मानवों के अधिकारों की बात की गई। तो ये एक बहुत बड़ा ऐसा घटनाक्रम था जिसको पूरा यूरोप बहुत ध्यान से देख रहा था, क्योंकि जो स्थिति फ्रांस में उसमें प्रिवेल कर रही थी वही स्थिति लगभग पूरे यूरोप में थी एक्सेप्ट इंग्लैंड। और यही स्थिति थी और सभी जो राजा थे, जो यूरोप के जो अलग अलग, चाहे वो ऑस्ट्रिया के राजा हों या जर्मनी के राजा हों, कहीं के भी राजा हों, वो सब चाहते थे कि जो स्थिति फ्रांस के अंदर राजा की बनी हुई, राजा की थी हमेशा से, जिसमें राजा ही सर्वे सर्वा था, वही बना रहे। गणतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र जैसी कोई बात यहाँ पर ना आए। और क्योंकि जो लुई 16 था उसके भी जो मैरिटल रिलेशनशिप्स थे वो ऑस्ट्रिया के साथ में थे और दूसरे दूसरे जो कई राज्य हैं उनके साथ में भी उनका कहीं ना कहीं ब्लड रिलेशंस और इस तरीके के रिलेशंस थे। इसलिए वो सब ये देख रहे थे कि जो लुई 16 है उसकी उसकी जो पावर है उसको कम कर दिया गया है संवैधानिक राजतंत्र के कारण। इसलिए जो प्रशा है, ऑस्ट्रिया है, ये लोग गुप्त तरीके से सहायता करने चाह रहे थे फ्रांस के राजा की, यानी लुई 16 की। और ये ऐसा मतलब ऐसा सुनने में आ रहा था कि जो विदेशी राजा हैं जिसमें ऑस्ट्रिया, प्रशा ये सब हैं, ये ये अपनी सेनाएं भेज रहे हैं और ऐसी कोई योजना बना रहे हैं, लेकिन इस योजना पे पहले अमल हो पाता इससे पहले ही 1792 में नेशनल असेंबली ने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध एक युद्ध की घोषणा कर दी और प्रस्ताव पारित कर दिया कि हमें ये युद्ध करना है। और ये युद्ध इसलिए किया गया कि ये जो प्रस्ताव इसलिए पारित किया गया क्योंकि जो लुई 16 है वो प्रशा और ऑस्ट्रिया के साथ में सांठगांठ कर रहा था। और जो क्रांति के कारण जो समाज में, राजनीति में बदलाव हुआ है था, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई थी, उसको वो चेंज करना चाह रहा था। यानी कि उसको चेंज करके वापस से जो पहली वाली स्थिति है उसको वो वापस से लाना चाहता था, ऐसा क्रांतिकारियों का मानना है। इसीलिए जो क्रांतिकारी हैं जिसमें कि जो नेशनल असेंबली के पार्ट थे, उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर दिया। और जैसे ही ये प्रस्ताव पारित हुआ, बहुत सारे लोग जो कुलीनों के विरुद्ध, यूरोपीय राजाओं के विरुद्ध थे और उनके शोषणकारी जो जो प्रतिरूप है उनके विरुद्ध थे, उन सब ने सेनाओं में भाग लेना शुरू कर दिया। बहुत ज्यादा स्वयं सेवक सैनिक इकट्ठे हो गए उस समय और जनता बहुत उत्साहित हो गई कि हमें इन कुलीनों को खत्म करना है इनको। और कहते हैं समय कि एक गाना बहुत ही प्रसिद्ध रहा जिसको मर्सेल्स के नाम से जाना जाता है, मर्सेल। और ये जो गाना था वो लाइल नाम का एक कवि था, उसने लिखा था, जिसका नाम है रॉजर दी लाइल। उसने लिखा था गाना और इस गाने को गाते हुए पहली बार स्वयं सेवक जो थे वो पेरिस की ओर कूच कर गए। इसलिए गाना बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध हो गया और ये गाना इतना प्रसिद्ध है कि आज ये फ्रांस का राष्ट्रगान है। ये जो साथ ही साथ हमें एक बात और देखनी पड़ेगी कि यहाँ पर इधर युद्ध की घोषणा हो चुकी है और दूसरी तरफ क्रांतिकारी युद्धों से जो सामान्य जनता है, सामान्य जनता को कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिला था, क्योंकि जो पुरुष हैं अब वो युद्ध में जाने के लगे हैं, क्योंकि वो स्वयंसेवी बन के रशिया ऑस्ट्रिया के विरुद्ध जो युद्ध की घोषणा हो रही है उसके विरुद्ध वो घोषणा हो रही है, इसलिए वो वहां पे सेना में जा रहे हैं।
तो रोजी रोटी कमाने को, घर को संभालने का जो पूरा दायित्व है महिलाओं के ऊपर आ गया। और और साथ ही साथ कुछ लोगों में ये भी था कि ये जो क्रांति अभी पूरी नहीं हुई है, बल्कि इसको और ज़्यादा आगे बढ़ाया जाना है, क्योंकि ये जो 1791 में जो संविधान लागू हुआ, इसमें केवल अमीर लोगों को, मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो व्यक्ति केवल वोट दे सकते हैं जो कि सक्रिय नागरिक जिनको कहा जाता है, जिनको जो कि पुरुष होने चाहिए पहले तो, और दूसरी बात वो 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते हों, वो ही केवल वोट वोट देने लायक माने गए थे। इसलिए कई एक समाज का एक जो वर्ग है, राजनीति का एक जो बहुत बड़ा वर्ग है, वो ये चाहता था कि इस क्रांति को आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि वोट केवल अमीर लोगों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि सामान्य लोगों के पास भी वोट करने का अधिकार, राजनीतिक अधिकार उनके पास में भी हो। इसी 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 क्रम में बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स बन गए थे, और इन पॉलिटिकल क्लब्स में लोग सरकार की नीतियों की, उसकी योजना की, और उनकी किस तरीके से वो लोग काम करते हैं, सरकार किस तरीके से काम करती है, उन सब के बारे में चर्चा होती थी और बहुत बहस होती थी उनके बारे में। इनमें से एक दो क्लब बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थे। पहला क्लब था जैकोबिन क्लब और दूसरा था जरनदस्त क्लब। दो क्लब थे, उनमें भी सबसे ज्यादा सफल क्लब रहा, आप देख रहे हैं सामने की जैकोबिन क्लब जो था वो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध था, और ये एक सेंट जेकब नाम के एक व्यक्ति थे, उनके नाम पर ये नाम जैकोबिन क्लब नाम पड़ा, और ये बहुत बड़ा इस टाइम पीरियड में ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक समूह बन गया, जो कि बहुत सारी सरकार की बातों की, सरकार की कार्य योजना की आलोचना करना, उनकी नीतियों के बारे में डिस्कस करना, ये सब काम करते थे। और साथ ही साथ कुछ महिलाएं भी अब कम नहीं रही, क्योंकि पुरुष तो युद्ध में जाने लगे थे, तो महिलाओं के ऊपर रोजी रोटी कमाने की जिम्मेदारी आ रही थी, और ये जो महिलाएं थी वो भी राजनीति में बहुत रुचि ले रही थी, और ये जो महिलाएं, उन्होंने भी अपने अपने क्लब्स बना लिए थे। ये जो जैकोबिन क्लब था, इसमें ज्यादातर समाज के जो कम समृद्ध लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं, जैसे छोटे दुकानदार हैं, कारीगर हैं, जूते बनाने वाले, पेस्ट्री वाले, घड़ी साज, ये इस तरह दिहाड़ी मजदूर, ये लोग शामिल थे। और इनमें से इनका जो प्रसिद्ध नेता था, जो कि बहुत ही पॉपुलर नेता था, उनका मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। और ये बाद में बहुत बड़ा नेता, फ्रांस की क्रांति में इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल इसने प्ले किया। और ये जो जैकोबिन्स हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते थे। इन जैकोबिन्स की एक खास रणनीति थी, और वो रणनीति ये थी कि इन लोगों ने जो कुलीन वर्ग के जो लोग कपड़े पहनते थे, वैसे कपड़े अब ये नहीं पहनते थे, उन्होंने उनको डिस्कार्ड करके सिंपल लाइन वाले कपड़े पहनना शुरू कर दिया। जो सिंपल लाइन वाले जो कपड़े होते थे वो उन्होंने पहने, जिसका उद्देश्य था वो ये बताना था कि कुलीनों की जो सत्ता है वो समाप्त हो गई है और धीरे धीरे हो रही है, और उनकी उनके फैशंस अब हमारे कोई काम के नहीं है, ये एक बताने का तरीका था। ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये एक महिला ने बनाई है पेंटिंग, और ये जो फ्रीडम को उन्होंने एक वुमेन के रूप में दर्शाया है। इन जैकोबिन्स को सॉन्क्लॉथ के नाम से भी जाना जाता है। सॉन्क्लॉथ जिसका अर्थ होता है बिना घुटने, यानी बिना ब्रीचेस वाले कपड़े पहनने वाले लोग। और ये जो सॉन्क्लॉथ्स होते थे, पुरुष जो होते थे वो लाल टोपी पहना करते थे। जैसे आपने इसमें भी देखा है कि ये जो स्वतंत्रता की प्रतीक जो जो महिला बनाई है, ये अपने हाथ में लाल टोपी, इन्होंने सैक्लॉथ वाली टोपी रखी हुई है, लेकिन महिलाओं को ये टोपी पहनने की आज़ादी नहीं थी। 1792 में जब क्रांति के जो साइड इफेक्ट्स जो थे वो ये जब हुए, समाज में केओस हो गया, पॉलिटिकल केओस ज़्यादा हो गया, और खाद्य पदार्थों की जो महंगाई है वो बढ़ने लगी, और उनका जो अभाव है वो लोगों को त्रस्त करने लगा। तो जैकोबिन्स ने उनको लोगों को लीडरशिप दी और एक हिंसक विद्रोह की योजना बनाई गई, और 10 अगस्त 1792 को टुलेरिये के महल पर धावा बोल दिया गया जैकोबिन्स की लीडरशिप में, और जो राजा के जो गार्ड्स थे उनको भी मार दिया गया। राजा को खुद को इन जैकोबिन्स की लीडरशिप में बंधक बनाया गया बहुत टाइम तक के लिए। बाद में जो असेंबली थी
उसने डिसाइड करके जो पूरा शाही परिवार था उसको जेल में डाल दिया गया, और साथ ही साथ में वापस से नए चुनाव कराए गए, और इस चुनाव के अंदर ये डिसाइड किया गया कि 21 साल से अधिक उम्र के सभी पुरुष, चाहे उनके पास संपत्ति हो चाहे नहीं हो, वो मतदान कर सकते हैं। ये जो नई असेंबली जो आई, अस्तित्व में आई, उसको नाम दिया गया कन्वेंशन। और इस कन्वेंशन के अस्तित्व में आते ही जो राजतंत्र था वो टोटल खत्म हो गया, यानी कि 21 सितंबर 1792 को जो राजतंत्र था वो बिल्कुल खत्म हो गया, और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। और जो गणतंत्र की जो विशेषता है वो ये है कि गणतंत्र का जो हेड होता है, ठीक है, जो उसके जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, वो जनता के द्वारा सेलेक्टेड होते हैं, चाहे वो हेड हो चाहे कोई और भी हो, सभी उनका वंशानुगत राजशाही जैसा उनके अंदर कुछ भी नहीं होता। तो यही हुआ कि राजा के पद को खत्म कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना कर दी गई। इसका मतलब ये है कि जो हेड बनेगा, जो राजा को रिप्लेस करेगा, जो जनता के द्वारा सेलेक्टेड होगा, वो वंशानुगत नहीं होगी, उसकी जो पोजीशन है वंशानुगत नहीं होगी, बल्कि जनता के द्वारा सेलेक्टेड होगी। ठीक है। और राजा का जो हाल हुआ, क्योंकि उसको राजा के पद से तो हटा ही दिया गया लुई 16 को, उसके बाद में 1793 को गिलोटिन कर दिया गया राजा को। 21 जनवरी 1793 को उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दे दी गई देशद्रोह के आरोप में, यानी कि देश के विरुद्ध कार्य करने के आरोप में उन्हें सजा दे दी गई। और साथ ही साथ उनकी जो जो पत्नी थी मैरी एंटोनेट, उनको भी गिलोटिन कर दिया गया बाद में। आज के लिए इतना ही। कल मैं आपको दूसरा इसी के आगे आगे का डिटेल में बताऊंगी। धन्यवाद।